Good morning. Myself Ravi Kumar Pals, and I teach chemistry. And now please stay with me for a few minutes, and you know how I teach. So we are going to start a new chapter, electrochemistry. हम लोग start करने वाले हैं electrochemistry. Electrochemistry. देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मेनली पूरा पूरा चैप्टर डिवाइडेड है दो मेजर पार्ट्स में। पहला मेजर पार्ट्स है यहाँ पे हम लोग को पढ़ना होता है सेल्स, गैल्वेनिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की स्टडी करना है। एंड सेकेंड हम लोग को स्टडी करना होता है सेल्स के अंदर जो कंडक्टिविटी होती है, या फिर कंडक्टिविटी या कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे दैट इज सेल, एंड सेकेंड स्टडी करेंगे कंडक्टिविटी। सेल्स में मेनली हमें दो चीज पढ़नी होती है। फर्स्ट वन इज गैल्वेनिक सेल एंड द सेकेंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। गैल्वेनिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। और कंडक्टिविटी में हम लोग को पढ़नी होती है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस के टर्म्स एंड कंडक्शन के टर्म्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है टॉपिक्स ऑफ रेजिस्टेंस, सेकेंड वन इज कंडक्टेंस, एंड थर्ड रेजिस्टिविटी, एंड फोर्थ इज कंडक्टिविटी। अब ये सारे टर्म्स का यूज करके हम लोग पढ़ेंगे दैट इज मोलर कंडक्टिविटी। फिफ्थ वन इज मोलर कंडक्टिविटी, एंड सिक्स्थ मोलर कंडक्टिविटी का सेम होता है दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड इस मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का यूज करके हम लोग पढ़ेंगे सेवंथ कोलरॉस लॉ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे गैल्वेनिक सेल्स में एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में। गैल्वेनिक सेल्स और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स स्टार्ट करने से पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए गैल्वेनिक सेल्स होती क्या है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स होती क्या है, या फिर डिफरेंसेस क्या है गैल्वेनिक सेल्स में और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में, क्या क्या डिफरेंसेस है। देखो गैल्वेनिक सेल्स और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में सिर्फ दैट इज चार्ज का डिफरेंस है या फिर साइन का डिफरेंस होता है, साइंस का डिफरेंस होता है। जैसे गैल्वेनिक सेल्स में एनोड हमारी कैसी होनी चाहिए और कैथोड का साइन क्या होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में एनोड और कैथोड्स के साइंस चेंज हो जाते हैं, रिवर्स होते हैं, ये दोनों में साइन रिवर्स होंगे। लेकिन इनमें कॉमन होता है दैट इज इनमें भी ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होगा और रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होगा। सेम चीज यहाँ पे भी आएगी, गैल्वेनिक सेल्स में भी ऑक्सीडेशन सेम एनोड पे होगा और रिडक्शन होगा कैथोड सेल्स में। अब ये जो गैल्वेनिक सेल्स है, गैल्वेनिक सेल्स में हम लोग को ये याद रखना है कि गैल्वेनिक सेल्स में हम लोग इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन गैल्वेनिक सेल्स। अब इसको याद कैसे करना है, दैट इज सपोज करो ये हमारे पास, ये किससे रिलेट कर रहा है, ये रिलेट कर रहा है गांव से रिलेट कर रहा है। अब इस सिचुएशंस पे गांव पे लाइट्स एक सफिशिएंट अमाउंट पे आती है, लेकिन पहले क्या होता था, गांव पे लाइट्स बहुत कम आती थी। तो वहाँ पे मोस्टली क्या यूज होता था, बैटरीज यूज होती थी, लाइट का सोर्स के फॉर्म में बैटरीज का यूज करते थे। मीन्स बैटरी में केमिकल्स प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते थे। तो ये बोल सकते हैं कि गाँव में मोस्टली क्या यूज होता है, गैल्वेनिक सेल्स, और सिटीज में क्या यूज होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। मीन्स चार्जिंग ऑफ सेल्स कहाँ पे होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में, या फिर इसको बोल सकते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ सेल्स, गैल्वेनिक सेल्स। अब एनोड, यहाँ पे एनोड कैसा होता है, गांव में क्या होता है कि लाइट्स आती नहीं है, जितनी आती नहीं उससे ज़्यादा वो जाती है।
तो यहाँ पे एनोड, एनोड का मतलब आती कम है एंड कैथोड मीन्स जाती ज़्यादा है। आती कम है जाती ज़्यादा, तभी यहाँ पे कम आएगी तो यहाँ पे साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ज़्यादा आएगी तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आती कम है जाती ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे एनोड का साइन कैसा है हमारा, नेगेटिव है। कैथोड का साइन कैसा है, पॉजिटिव है। तो एनोड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में एनोड कैसा होना चाहिए, नेगेटिव साइन का होना चाहिए, एंड कैथोड कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव साइन का होना चाहिए। अब इसका रिवर्स होता है, जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में एनोड बनता है नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज एंड कैथोड बनता है नेगेटिव चार्ज का। बस इतना हमें याद रखना है, उसके बाद सारी चीज़ें हमारी हो जाएंगी। तो गैल्वेनिक सेल्स केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। एंड गैल्वेनिक सेल्स में एनोड का साइन नेगेटिव होता है एंड कैथोड का साइन पॉजिटिव होगा। उसका रिवर्स हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में एनोड का साइन पॉजिटिव होगा एंड कैथोड का साइन नेगेटिव होगा। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉपरली गैल्वेनिक सेल्स। प्रॉपरली हम लोग स्टार्ट करेंगे गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल्स स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे दो कंटेनर चाहिए होते हैं, दो कंटेनर चाहिए होगा गैल्वेनिक सेल्स, दो कंटेनर चाहिए। अब दो कंटेनर में हमने क्या किया है, इसको और छोटा बनाते हैं। दो कंटेनर में हम सॉल्यूशन डालेंगे और एक इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करेंगे। अभी हमें ये नहीं पता है कि हमारा इलेक्ट्रोड्स कौन सा एनोड बनाएगा और कौन सा कैथोड बनाएगा। अभी हमने सिर्फ इलेक्ट्रोड डाल दिया। सपोज करो ये हमारे पास जिंक का इलेक्ट्रोड है और ये है कॉपर का इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोड हम किस में डिजोल्व करते हैं, दैट इज उसी के सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे आएगा ZnSO4 एंड यहाँ पे आएगा CuSO4, ZnSO4 एंड CuSO4। ठीक है, अब इस दोनों रॉड को हमें क्या करना है, कनेक्ट करना है किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जहाँ से हमें ये पता चले कि यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है और डिफ्लेक्शन क्रिएट हो रहा है। वोल्ट मीटर कर सकते हैं, बल्ब कर सकते हैं। तो अब हमें ये पता है जिंक और कॉपर में से रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होती है, रिएक्टिविटी होती है जिंक की ज़्यादा होती है और कॉपर की कम होती है। कॉपर की टेंडेंसी क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जिंक की ऑक्सीडेशन की पावर ज़्यादा है, जिंक की ऑक्सीडाइज होने की पावर ज़्यादा होती है, मतलब उसकी SOP वैल्यू ज़्यादा होगी। तो जिंक क्या होगा, यहाँ पे जिंक ब्रेक होगा Zn+2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स में। एंड कॉपर की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, रिड्यूस होने की। तो यहाँ पे कॉपर+2 दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके किसमें कन्वर्ट होगा, कॉपर सॉलिड में। अभी ऐसे तो होगा नहीं, जब हमने यहाँ पे एक्वस सोल्यूशन डाला है, एक्वस सोल्यूशन डालने पे यहाँ पे क्या होगा, Zn+2 और SO4 माइनस डिजोल्व होगा, मतलब सेपरेट होंगे, और यहाँ पे जनरेट होंगे कॉपर+2 आयंस एंड SO4-2 आयंस। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन का मतलब यहाँ पे ये ब्रेक होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस Zn+2। अब ये Zn+2 किसके पास आएगा, इस नेगेटिव चार्ज के पास आएगा, या फिर हम बोल सकते हैं ये Zn+2 इस सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयंस को इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव आयंस, और 2 इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे, ये हमारा कहलाएगा। ये कैसा साइन है, इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट हो रहे हैं तो ये हमारा नेगेटिव होगा। या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। और गैल्वेनिक सेल्स के लिए एनोड कैसा होता है, नेगेटिव, तो ये हमारा एनोड बनेगा और ये होगा कैथोड। व्हाट इट, एनोड और कैथोड। तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, मूव करते हुए कहाँ पे जाएंगे, कैथोड के पास। और यहाँ से ये जो कॉपर है, कॉपर इस +2 इस दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके, किसमें, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम रिएक्शन या फिर इस टाइप के सेल्स को बोलते हैं गैल्वेनिक सेल्स। अब होगा क्या कि कुछ टाइम के लिए ये सेल्स तो कैरी करती है, उसके बाद क्या हो जाती है, ये साइकिल स्टॉप हो जाती है। उसका रीजन क्या होता है, जैसे जैसे यहाँ पे रिएक्शन चलती जाएंगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाएगा, सोल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा और पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है।
और सेम चीज़ यहाँ पे जैसे रिडक्शन होता जाएगा तो वहाँ पे ये कॉपर+2 आयन कंज्यूम होता जाएगा और इस नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज इस रॉड के चारों तरफ सराउंड कर लेगा। अब इस सराउंड करने से क्या होगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहा है इस पॉजिटिव चार्ज के साथ ये बाउंड होने लगेगा। अगर बाउंड होने लगेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की मूव करने की टेंडेंसी डिक्रीज होगी। अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव नहीं कर पा रहे तो यहाँ पे नहीं पहुँच पाएंगे। और सेकंड चीज़, अगर बाई चांस यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आके यहाँ पहुँच भी गए हैं तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है, ये नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा तो यहाँ से ओवरऑल हमारी साइकिल क्या हो जाएगी, इंटरप्ट हो जाती है। अगर साइकिल इंटरप्ट होती है या फिर ब्रेक होती है तो वहाँ पे फ्लो ऑफ करंट भी स्टॉप होगा। तो ये कुछ टाइम के लिए ये सेल वर्क करती है, लेकिन अब अगर इस साइकिल को हमें कंटिन्यू मेंटेन करके रखना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज जनरेट हो रहा है या फिर एक्स्ट्रा चार्ज अमाउंट बच रहा है उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं सॉल्ट ब्रिज को। सॉल्ट ब्रिज इज नथिंग बट इट इज अ इन्वर्टेड यू ट्यूब स्ट्रक्चर विच कंटेन इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे हमने यहाँ पे KCl यूज किया है तो के मूव करेगा इधर, K प्लस इधर मूव करेगा और Cl माइनस इधर मूव करेगा, Cl माइनस इधर मूव करेगा तो यहाँ से दोनों की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हो जाती है, मेंटेन हो जाती है। तो सॉल्ट ब्रिज का पर्पस होता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना। अब जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है तो मतलब यहाँ पे वर्क हो रहा है तो यहाँ पे वर्क डन हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितना वर्क डन हो रहा है, वर्क डन। और वर्क डन कौन कर रहा है, सेल कर रहा है तो सेल पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। वर्क डन दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव वर्क डन और नेगेटिव वर्क डन। अगर सिस्टम खुद वर्क करता है तो वहाँ पे वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा। अगर सिस्टम पे वर्क होता है तो पॉजिटिव वर्क डन होता है। अब यहाँ पे सिस्टम खुद वर्क कर रहा है तो वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और अगर सिस्टम पे वर्क होता तो पॉजिटिव होता। अब यहाँ पे नेगेटिव है। अब ये वर्क डन कैसा है, वर्क डन हमारे पास दो पीवी वर्क होते हैं, नॉन पीवी वर्क होते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे वर्क डन हमारा कैसे चल रहा है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन है। इलेक्ट्रिकल वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज Q चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, Q इंटू V चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमें ये पता है कि अगर एक मोल इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो वहाँ पे चार्ज कितना जनरेट होता है, 1 फराडे। अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करें तो कितना जनरेट होगा, n फराडे। तो यहाँ पे हम चार्ज की जगह पे -NF लिख सकते हैं। एंड ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। दो इलेक्ट्रोड के बीच की जो भी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगी उसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और वर्क डन हम लोग जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन क्या होता है, गिव्स एनर्जी, डेल्टा जी। तो यहाँ से हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला आ गया, डेल्टा जी इक्वल्स टू -NFE। ये फर्स्ट इक्वेशन से। अब इसको अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशंस पे लेते हैं दैट इज STP या फिर NTP पे, STP या फिर NTP पे, तो डेल्टा जी हमारा कन्वर्ट हो जाता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू -NF E नॉट ऑफ द सेल्स, E नॉट ऑफ द सेल्स, ये सेकंड इक्वेशन। एंड हम लोग को पता है कि डेल्टा जी का रिलेशन क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट माइनस प्लस RT ln Q। डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q, ये थर्ड इक्वेशन। अब इस थर्ड इक्वेशन को यूज करके हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन की डेरिवेशन करेंगे। डेल्टा जी हमारे पास क्या है, डेल्टा जी की वैल्यू है -NFE एंड डेल्टा जी नॉट की वैल्यू होती है -NFE नॉट प्लस RT ln Q प्लस RT ln Q। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम पूरे रिएक्शन को NF से क्या कर दें, डिवाइड, NF और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव। यहाँ से हमें मिलेगा सिर्फ E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस RT ln Q n इंटू F। ठीक, अब इसके बाद जब हम F की वैल्यू रखेंगे 96500, R की वैल्यू रखेंगे, टेम्परेचर की वैल्यू रखेंगे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास
सॉरी, ये सारी चीज़ कैलकुलेट करने के बाद आता है E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.0591 log बेस 10 Q डिवाइडेड बाई n होते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ये हमारा नेक्स्ट इक्वेशन बन गया। अब नेक्स्ट इक्वेशन तो बन गया, अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ई सेल को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर लें। ई सेल के लिए फॉर्मूला होता है दैट इज, अगर हमें कोई भी ई सेल कैलकुलेट करना है तो ई कैथोड माइनस ई एनोड। अगर इसी को हमें स्टैंडर्ड कंडीशंस में कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे आएगा ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। लेकिन यहाँ पे भी एक ट्विस्ट होता है कि ये जो ई नॉट की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखने वाले हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रखेंगे या फिर रिडक्शन पोटेंशियल रखेंगे, तो ये दोनों के लिए ई नॉट की वैल्यू होती है, फिर ये वैलिड की होगा, वैलिड फॉर SRP वैल्यू, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू के लिए ही एप्लीकेबल होगा, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू के लिए ही सिर्फ क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया दैट इज पहले गैल्वेनिक सेल्स का इंट्रोडक्शन। गैल्वेनिक सेल्स में हम लोग को मेनली क्या पढ़ना होता है, मेनली पढ़ना होता है नेक्स्ट इक्वेशंस, उसके बाद EMF ऑफ द सेल्स। अब यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आती हैं दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज का हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज हो गया। रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल क्या होते हैं। अब चलो हम मूव करते हैं दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में। गैल्वेनिक सेल्स कंप्लीट होने के बाद हम लोग मूव करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स क्या होती है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स आर दोज सेल्स इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में हम लोग को रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए हमें एक एक्सटर्नल बैटरी की जरूरत पड़ती है, मतलब सिर्फ इनिशिएट करने के लिए, उसके बाद रिएक्शन ऑटोमेटिक होने लगती है। और यहाँ पे जो हम रॉड लेते हैं या फिर इलेक्ट्रोड लेते हैं वो रॉड सेम होनी चाहिए, दोनों रॉड कैसी होंगी, सेम होंगी। सपोज करो हमने यहाँ पे कॉपर लिया है तो ये भी रॉड कैसी होगी, कॉपर की होगी, और सोल्यूशन भी कैसा होना चाहिए, कॉपर का। तो यहाँ पे हमने लिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस, और यहाँ पे हम एक एक्सटर्नल बैटरी का यूज करेंगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होगा। पॉजिटिव टर्मिनल क्या बनेगा, एनोड, और ये बनेगा सॉरी कैथोड। ये एनोड का फॉर्मेशन होगा और ये कैथोड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब एनोड में हमेशा क्या होती है, कोई भी सेल्स हो, चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स हो चाहे गैल्वेनिक सेल्स हो, एनोड में हमेशा और हमेशा क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होगी। तो अगर हम यहाँ पे एनोड रिएक्शन लिखते हैं, एट एनोड पे क्या होगी, कॉपर सॉलिड कन्वर्ट का ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इसमें ब्रेक होगा Cu+2 और इधर से 2 इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, और ये कहाँ पे आएगा, सॉल्यूशन के अंदर होगा। अब जैसे जैसे ये कॉपर आएगा तो यहाँ पे क्या होगी, इसकी रॉड डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाएगी, डिसइंटीग्रेट होगी। अब कैथोड में क्या होगा, कैथोड में एनोड में ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड में रिडक्शन होगा, कैथोड में रिडक्शन का मतलब Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो एक्सेस ऑफ आयंस डिसोसिएट हुए हैं Cu+2 एंड SO4-2, तो ये इधर जाके डिपॉजिट होगा
Cu+2, और यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इस 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके ये Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे इसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी, इसकी थिकनेस बढ़ेगी। ठीक, अब इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में मेनली हमें 2 चीज़ पढ़नी होती है, 2 कॉन्सेप्ट पढ़ने होते हैं, दैट इज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स का मतलब होता है कि इसमें क्वालिटी क्या बनने वाली है, मीन्स एनोड प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, एनोड प्रोडक्ट की प्रोडक्ट जो बन रहा है उसकी क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, सॉलिड बनेगा, लिक्विड बनेगा, गैस बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा, क्या बनेगा। तो यहाँ पे हम उसकी क्वालिटी चेक करेंगे, एनोड प्रोडक्ट और कैथोड प्रोडक्ट। एंड यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ है, या फिर कितना यहाँ से चार्ज जनरेट हुआ है, या फिर हम बोल सकते हैं कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोड यहाँ से डिसइंटीग्रेट हुआ है, डिसोसिएट हुआ है, और या फिर बोल सकते हैं कितना अमाउंट ऑफ एलिमेंट यहाँ पे डिपॉजिट हुआ है, मास डिपॉजिट हुआ है। यहाँ से हम सारी चीज़ें किसमें पढ़ेंगे, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में हम लोग को पढ़ना होता है कि क्वालिटी मीन्स एनोड प्रोडक्ट एंड कैथोड प्रोडक्ट। एनोड प्रोडक्ट और कैथोड प्रोडक्ट। देखो एनोड के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के पास कौन आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज के पास ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब ऑक्सीडाइज होने के लिए कौन जाने वाला है, नेगेटिव चार्ज। एनोड के पास नेगेटिव चार्ज का ऑक्सीडेशन होगा। कैथोड के पास खुद कैसा है, नेगेटिव चार्ज, तो उसके पास आएगा कौन, पॉजिटिव चार्ज रिड्यूस होने के लिए, पॉजिटिव चार्ज रिड्यूस होने के लिए। ठीक, अब ऑक्सीडाइज कौन होगा, रिड्यूस कौन होगा। सपोज करो हमारे पास सिर्फ NaCl है, सिर्फ NaCl है हमारे पास, तो इसके आयन कौन से होंगे, Na+ एंड Cl-। तो Cl- तो चलेगा कहाँ पे, एनोड के पास, और यहाँ से बन जाएगा Cl2 गैस। बट ये Na+ कहाँ पे जाएगा, कैथोड में, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, गेन करने के बाद Na सॉलिड में बन जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास एक्वस NaCl है, एक्वस NaCl, इसका मतलब यहाँ पे H+ भी है एंड Na+ भी है एंड Cl- भी है एंड OH नेगेटिव भी है। अब इस कंडीशंस पे हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि Na+ का रिडक्शन जल्दी होगा या फिर H+ का रिडक्शन जल्दी होगा, क्योंकि जो आयंस पहले इलेक्ट्रोड पे पहुंचेगा उसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पहले होने वाला है। अगर यहाँ पे H+ आयंस पहले पहुंचता है तो H+ आयन का रिडक्शन होकर वहाँ पे बन जाएगा हाइड्रोजन गैस। अगर सोडियम आयन का रिडक्शन हो रहा है तो वहाँ पे सोडियम सॉलिड का फॉर्मेशन होगा। अगर क्लोरीन गैस का ऑक्सीडेशन होता है, Cl नेगेटिव में कन्वर्ट होता है, तो वहाँ पे बनेगा Cl नेगेटिव का मतलब Cl2 का फॉर्मेशन होगा। अगर OH नेगेटिव बन रहा है तो यहाँ पे OH नेगेटिव मतलब यहाँ पे O2 गैस का फॉर्मेशन होगा। अब ये चीज़ डिपेंड करती है किस पे, डिस्चार्ज पोटेंशियल, यहीं पे यूज होता है डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी। अब हम उस डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी डील किस पे करती है, फिर बेस्ड किस पे होती है, रिएक्टिविटी सीरीज पे। जिसकी ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी ऑक्सीडाइज होने या फिर रिड्यूस होने की, वो उसी तरीके से मूव करेगा। अगर सपोज करो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सोडियम, तो हाइड्रोजन आयन सबसे पहले पहुँचेगा किस पे, कैथोड पे रिड्यूस होने के लिए, सबसे पहले पहुँच जाएगा कैथोड पे रिड्यूस होने के लिए। और यहाँ पे सपोज करो OH Cl नेगेटिव की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है, SOP वैल्यू ज़्यादा है। अगर SOP वैल्यू ज़्यादा है तो यहाँ पे एनोड के पास कौन जाएगा, Cl नेगेटिव, एनोड के पास Cl नेगेटिव मूव करेगा। अगर एनोड के पास Cl नेगेटिव मूव कर रहा है तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, एनोड प्रोडक्ट Cl2। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग डिस्चार्ज पोटेंशियल का यूज़ करते हैं। अब डिस्चार्ज पोटेंशियल का यूज़ करने का हम शॉर्ट ट्रिक अगर या फिर एक उसका बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ करें या फिर पूरा निचोड़ एक लिखें, तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये पता है कि एनोड पे नेगेटिव चार्ज आने वाला है, कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज आने वाला है।
तो इसके लिए हम लोग एक चीज़ यूज़ करेंगे, दैट इज सीबीआई। सीबीआई का वर्क क्या होता है? सीबीआई का वर्क होता है दैट इज छापा मारना। सीबीआई का वर्क होता है छापा मारना। छापा, देखो सीबीआई का मतलब है यहाँ पे सीएल नेगेटिव, बीआर नेगेटिव एंड आई नेगेटिव, और यहाँ इसका मतलब होता है कॉपर, He, Ag, Pt एंड Au। ओके, मीन्स यहाँ पे कॉपर आयंस के फॉर्म में होंगे। अगर ये एनायंस हैं तो ये कहाँ पे जाएंगे? एनोड में, और इनका होगा क्या? ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होगा तो इनके प्रोडक्ट क्या बनने वाले हैं? Cl2 गैस, Br2 गैस एंड I2 गैस। मीन्स अगर एनोड प्रोडक्ट, एनोड में सीबीआई आता है, सीबीआई के साथ OH नेगेटिव आता है या फिर कोई भी अदर एनायंस आते हैं, उस कंडीशन में हमेशा ऑक्सीडाइज कौन होगा? Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। अदरवाइज इनके अलावा अगर यहाँ पे कोई भी एनायंस आते हैं, F माइनस आया, O नेगेटिव आया, तो वहाँ पे हमेशा कौन ऑक्सीडाइज होने जाएगा? OH नेगेटिव, और इसके प्रोडक्ट होंगे O2। तो कभी भी सीबीआई आएगा तो सीबीआई हमेशा हर कंडीशन में क्या बनने वाला है? Cl2, Br2 एंड I2। अब उसी तरीके से कैथोड प्रोडक्ट क्या बनेंगे? अगर हमारे पास छापा आता है, छापा के साथ हाइड्रोजन आता है, तो हमेशा रिड्यूस कौन होगा? ये सारे रिड्यूस होकर कॉपर का फॉर्मेशन करेंगे कैथोड में, मरकरी का फॉर्मेशन करेंगे, सिल्वर का फॉर्मेशन करेंगे एंड प्लेटिनम का फॉर्मेशन करेंगे एंड गोल्ड का फॉर्मेशन करेंगे। अगर ये एलिमेंट्स नहीं है, छापा मेटल्स नहीं है, तो उस कंडीशंस में हाइड्रोजन H+ गैस इलेक्ट्रॉन्स को लेके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होगा। गॉट इट? तो यहाँ पे हमारे पास अगर छापा मेटल्स हैं तो हमेशा छापा मेटल्स ही सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, मतलब रिड्यूस होंगे। अगर छापा मेटल्स नहीं है, उसके अलावा दूसरे अदर कैटायंस के फॉर्म में एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, कैटायन प्रेजेंट है, उस कंडीशन में हमेशा कौन जाएगा? हाइड्रोजन गैस मूव करेगा। हाइड्रोजन गैस H+ मूव करेगा। H+ मूव करने से प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? हाइड्रोजन गैस। और यहाँ पे Cl अगर सीबीआई है तो हमेशा ऑक्सीडाइज होगा सीबीआई, Cl2, Br2, I2 का फॉर्मेशन। अगर सीबीआई नहीं है तो OH नेगेटिव का होगा ऑक्सीडेशन, तो O2 गैस का प्रोडक्शन होगा। तो यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में पहला पोर्शन कंप्लीट होता है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। तो यहाँ से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एनोड प्रोडक्ट क्या बनने वाला है और कैथोड प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। अब हम लोग मूव करते हैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में। जब क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में हमें कैलकुलेट करना है कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है, कितना चार्ज जनरेट हुआ है, कितना यहाँ पे मास डिसोसिएट हुआ है और कितना मास यहाँ पे डिपॉजिट हुआ है। इसको चेक करने के लिए हमें चेक करना पड़ता है, दैट इज यहाँ पे दो मेन लॉज आते हैं। दैट इज पहला आता है फैराडे फर्स्ट लॉ, पहला आएगा फैराडे फर्स्ट लॉ। देखो फैराडे फर्स्ट लॉ सिंपल सी बात बोलता है, अमाउंट उतना ही डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा जितना यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर होगा, या फिर बोल सकते हैं जितना यहाँ पे करंट ट्रांसफर होगा उतना ही यहाँ पे उसी रेशियो में यहाँ पे क्या होगा? एनोड पे डिसोसिएशन होगा और कैथोड पे डिपोजिशन होगा। अब और टाइम पे भी डिपेंड करेगा, जितना ज़्यादा टाइम के लिए होगा उतना ज़्यादा ही यहाँ पे प्रोडक्शन होने वाला है, या फिर डिसोसिएट होने वाला है, या फिर अमाउंट डिसोसिएट और लिबरेट होने वाले हैं। तो ये फैराडे फर्स्ट लॉ बोलता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पास थ्रू द सर्किट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन, कितने टाइम के लिए। अगर इसको हम यूज़ करें तो यहाँ पे आएगा W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी, और इसको हम Q भी लिख सकते हैं। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन का हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा W इक्वल्स टू ZIT। ठीक है, इसके बाद इसमें अब कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे या फिर कितने चार्ज जनरेट होने वाले हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
किसके होगा? अब जितने मोल्स इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ट्रांसफर होंगे उतने ही मोल्स क्या बनने वाले हैं? फैराडे। तो यहाँ पे एक बेसिक सा नोट आता है या फिर बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट मीन्स नंबर ऑफ फैराडे ऑलवेज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस। नंबर ऑफ फैराडे इज ऑलवेज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस। मीन्स इस रिएक्शन में जितने फैराडे होंगे उतने ही क्या होंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्वल्स। और फैराडे डिसाइड करेगा कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ये रिएक्शंस इंडिविजुअल नहीं होती, मोल्स में रिएक्शंस होती हैं। हम लोग केमिस्ट्री में मोल्स